ज्ञान आश्रम को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। जय हिंद दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोगों का स्वागत है। हम लोगों ने जो है प्रबंध के सिद्धांत जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें हेनरी फ्योल तक का सारा चीज़ें हमने देख लिया। ठीक है, हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांत को अच्छे तरीके से पिछले वीडियो में हमने व्याख्या कर दिया है। और आज जो है हम लोग वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग का जो है जिसके उत्पादक कौन है, यानी उसके जनक कौन है वैज्ञानिक प्रबंध के, उसे बनाने वाले कौन है, और जो है उस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। बात यहाँ पर दो चीज़ें देखना है। देखिए, हमेशा वैज्ञानिक प्रबंध का जब भी बात आता है सबके दिमाग में एक ही नाम आता है, एफ.डब्ल्यू. टेलर। लेकिन उनसे भी पहले इस सिद्धांत को पहली बार किसी ने प्रयोग किया था। ठीक है, इस सिद्धांत के बारे में किसी ने बताया था, लेकिन उनका नाम लोग अक्सर भूल जाते हैं, तो वो भी हम लोग को सीखना है। और साथ ही साथ इस सिद्धांत को जन्म देने वाले व्यक्ति जो एफ.डब्ल्यू. टेलर हैं, उनके बारे में थोड़ा मोड़ा चीज़ें हम लोग को जानना है कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हुआ था। ठीक बात समझें? तो देखिए, हुआ क्या था कि सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत करते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध का ये इतिहास है। देखा जाए इतिहास में क्या है कि वैज्ञानिक प्रबंध की शुरुआत चार्ल्स बेबेज ने किया था। चार्ल्स बेबेज का नाम सुनते ही आपके दिमाग में कुछ याद आया होगा, है ना? कभी नाम सुना है कि नहीं चार्ल्स बेबेज का? फटाफट कमेंट करके बताइए, और सुना है तो किस चीज़ में की सुना है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो उन्होंने जो है चार्ल्स बेबेज ने किया था, जिन्होंने अपनी पुस्तक द इकोनॉमी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है, यानी एक तरह से बोला जाए तो हमारा जो है अर्थव्यवस्था क्या होता है, एक उत्पादक का, मैन्युफैक्चरर कौन होता है, निर्माणकर्ता यानी उत्पादक, उसका जो है उस पुस्तक में इन्होंने जो है इसका व्याख्या किया था। किसका व्याख्या किया था? हमारा जो है वैज्ञानिक प्रबंध। ठीक है, इसी पुस्तक में सबसे पहली बार जो है वैज्ञानिक प्रबंध का इन्होंने व्याख्या किया था कि भाई प्रबंध का एक तरीका है जिसे वैज्ञानिक प्रबंध हम लोग कह सकते हैं। परंतु इन्होंने इसका व्याख्या तो किया, लेकिन फिर भी इनको श्रेय नहीं मिला। ठीक है, और इनको श्रेय नहीं मिला, बल्कि क्या हुआ कि वैज्ञानिक प्रबंध का प्रचार और प्रसार जो है ना, वो किसने किया? एफ.डब्ल्यू. टेलर ने किया। बात समझें? यानी मेन श्रेय किसको मिला? एफ.डब्ल्यू. टेलर को। क्योंकि आप अगर खुद किसी चीज़ के निर्माता होंगे, लेकिन अगर किसी को बताएंगे नहीं कि वो चीज़ आपने बनाया है, तो बताइए कोई बोलेगा कि तुमने उसको बनाया है? कोई दूसरा उसी चीज़ को कॉपी कर लेगा और अपना प्रचार कर देगा, अपना प्रसार कर देगा, तो सब बोलेंगे ना कि हाँ उसने ही बनाया है। जो हमारे भारतीय ज़्यादातर चीज़ों के साथ हुआ है, भारतीय आविष्कारों के साथ, भारत में बहुत सी चीज़ों का आविष्कार, बहुत सी चीज़ों का खोज हुआ था, लेकिन उसे वो ग्लोबल नहीं किए थे। और बाद में जो है यूरोपीय द्वारा यूरोपीय संघ जब भारत में आक्रमण किए और बाकी सब चीज़ें किए, तो वो लोग ने अपना प्रचार कर दिया हर चीज़ों के लेकर के कि उन्होंने बनाया। तो इसलिए आज हम लोग जितनी भी रचना, जितने भी आविष्कार ज़्यादातर देखते हैं, वो ज़्यादातर उधर के लोगों को मिलता है। कारण यही है। बात समझे? तो इसीलिए एक बात जानिएगा कि जब भी कोई भी चीज़ करो उसका प्रचार जरूरी है ना बात? तो यहाँ पर एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जो है प्रचार किया, इसी वजह से अभी वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कौन है, किसे माना जाता है? तो वैज्ञानिक प्रबंध के जनक जो हैं वो हैं हमारे एफ.डब्ल्यू. टेलर। बात समझें? ये बात याद रखें। शुरुआत किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। पूछा नहीं जाएगा, अगर पूछा जाए वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कौन है, एफ.डब्ल्यू. टेलर। वैज्ञानिक प्रबंध की शुरुआत किसने किया, तब भी एफ.डब्ल्यू. टेलर। चार्ल्स बेबेज मत लिखिएगा। बात समझे? चार्ल्स बेबेज को बस एक तरह से बस आप जानकारी के लिए रख लीजिएगा, उसके अलावा उनके बारे में ज़्यादा नहीं पूछना है। ठीक है, लेकिन हाँ, जब पूछेगा पहली बार वैज्ञानिक प्रबंध का जिक्र किसने किया, उसे परिभाषित किसने किया, ठीक है, और ऑप्शन में अगर चार्ल्स बेबेज है, तब वहाँ पे आपको चार्ल्स बेबेज का टिक लगाना है, क्योंकि वहाँ पे दिया है ऑप्शन में। लेकिन जनरली ऑप्शन में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो आपको एफ.डब्ल्यू. टेलर ही दिमाग में रखना है। बात समझ में आया? हमने आपसे पूछा था कि चार्ल्स बेबेज का इससे पहले कहीं नाम सुने थे कि नहीं, तो सभी बच्चों को याद होगा, अगर जिन्होंने कंप्यूटर पढ़ा होगा, तो कंप्यूटर के जनक के तौर पे इन्हें बोला जाता है ना बात? चार्ल्स बेबेज ने क्या किया था? कंप्यूटर का आविष्कार किया था। ये कंप्यूटर के जनक है भाई, कंप्यूटर जो जिसके वजह से आज हम सब लोग कनेक्ट हो पा रहे हैं, है ना बात? अगर ये ना हुआ था रहता तो आज हम लोग कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, आज इस तरह से हम आपको पढ़ा नहीं पाते। समझे बात? अब बात हो गया चार्ल्स बेबेज की। अब हम बात करते हैं कि एफ.डब्ल्यू. टेलर कौन थे, कैसे थे, कहाँ से क्या काम किया था। ठीक है, तो देखिए, वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता एफ.डब्ल्यू. टेलर को माना जाता है, जिन्होंने सन 1903 में, ठीक है, एक पुस्तक लिखा था इन्होंने 1903 में, जिसका नाम है शॉप मैनेजमेंट। ठीक है, और एक पुस्तक और लिखा था उन्होंने सन 1911 में, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इस दो पुस्तक को लिखा था, और इसी दोनों पुस्तक में इन्होंने जो है ना मैनेजमेंट की उस स्वरूप का व्याख्या किया जिसे हेनरी फ्योल नहीं बताए थे। हेनरी फ्योल ने ट्रेडिशनल मैनेजमेंट बताया था, एक तरीका बताया था कि ऐसे ऐसे मैनेजमेंट करो। इन्होंने वैज्ञानिक तरीका बताया। इन्होंने जो है प्रबंध को जो है वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करके बताया। बात समझे? इसीलिए इन्हें वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता के तौर पे जाना जाता है। और इन्होंने कैसे शुरुआत किया? तो भाई जैसे एफ.डब्ल्यू. हमारे हेनरी फ्योल बड़े टैलेंटेड थे, उसी तरह एफ.डब्ल्यू. टेलर भी बहुत टैलेंटेड थे। शुरुआत इन्होंने जो है 19 वर्ष की आयु में, बात समझे, 19 वर्ष की आयु में ये एक शिपयार्ड कंपनी में काम करते थे। शिपयार्ड कंपनी समझते हैं ना, जो जहाज़ वाली कंपनी होती है वो, ठीक है, पानी का जहाज़ वाला, उस कंपनी में वो काम करते थे। फिर उसके बाद उन्होंने उस नौकरी को छोड़ा। कुछ समय बाद ये एक जगह पे गए जहाँ पे वो श्रमिक के तौर पे काम करना स्टार्ट किया।
एक इंजीनियरिंग कंपनी थी, वहाँ पर वो गए और वहाँ पे वो श्रमिक के तौर पे काम करना स्टार्ट किया, लेबर के तौर पे। और करते करते टैलेंटेड आदमी का हर जगह कदर होता है भाई, तो इन्होंने काम करते रहा और करते करते उस कंपनी के जो है शीर्ष मैनेजर, मतलब एक तरह से समझ लिया शीर्ष इंजीनियर, ठीक है, लास्ट जो है टॉप इंजीनियर के पदवी पे ये चले गए। और वहाँ पे जाने के बाद हमने आपको वो भी बताया था कि हेनरी फ्यूल भी इसी तरह छोटे ले से के बड़ा तक उठे थे, है ना बात, वो भी छोटे से बड़ा तक उठे थे। उसी तरह एफ.डब्ल्यू. टेलर भी क्या थे, एकदम छोटा काम से, ठीक है, लो लेवल के काम से जो है टॉप लेवल के काम तक गए थे। अब जो भी व्यक्ति नीचे से ऊपर तक उठता है उसका एक्सपीरियंस हद से ज़्यादा होता है, इसीलिए वो व्यक्ति जो है चीज़ों को मैनेज अच्छा करता है, चीज़ों को बढ़िया तरीके से लेके चलता है, ठीक है। तो जो भी, क्योंकि वो हर फील्ड को देखा है, हर लोगों को समझता है, सबकी भावना जानता है ना बात, तो जाहिर सी बात है उसका काम सबसे बेस्ट होगा। तो इन्होंने मैनेजमेंट का हर चीज़ देख लिया, छोटे लेवल पे क्या दिक्कत है, बीच में क्या दिक्कत है, ऊपर क्या दिक्कत है, और फिर इन्होंने जो है अपनी किताबों को लिखा और वहाँ पे मैनेजमेंट को इन्होंने डिफाइन किया, ठीक है। इस हिसाब से ये जो है वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता के तौर पे सामने आए लोगों के, और खूब प्रचार प्रसार भी किया, रुका नहीं, बात समझे। ये नहीं कि चार्ल्स बेबेज की तरह किताब लिख दिया, बात बोल दिया और ख़त्म कर दिया, नहीं, इन्होंने उसका खूब प्रचार प्रसार किया, खूब अच्छे तरीके से लोगों को समझाया, बताया, जिस वजह से इन्हें आज वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता के तौर पे आप जान रहे हैं, ठीक है। अब होता क्या है वैज्ञानिक प्रबंध, बहुत देर से सुन रहे हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध होता क्या है, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ अगर हम लोग देखें तो वैज्ञानिक प्रबंध दो शब्दों के मेल से बना है, पहला विज्ञान और दूसरा प्रबंध, है ना बात, है कि नहीं भाई। यहाँ पर दो शब्द हैं, एक है विज्ञान है और दूसरा है प्रबंध, उसी को मिला के वैज्ञानिक प्रबंध है। विज्ञान क्या होता है आप लोग को पता है कि विज्ञान से आशय व्यवस्थित ज्ञान से, ठीक है। जनरली अगर हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान का मतलब ऐसा ज्ञान जो हमारा क्या है, सुसज्जित, सुव्यवस्थित, सुसंगठित हो, और साथ ही साथ क्या हो, साथ ही साथ उसमें सिद्धांतों का प्रयोग हो, है ना बात, सिद्धांत उसमें लगते हैं, ऐसे ज्ञान को, सैद्धांतिक ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, ठीक बात। और जो हमारा प्रबंध है वो क्या है, प्रबंध से आशय कार्य को के सुव्यवस्थित निष्पादन से संबंधित क्रिया से, ठीक है। और प्रबंध क्या करता है, प्रबंध बोलता है कि कोई काम हो रहा है ना, प्रबंध कार्यों से रिलेटेड है ना बात। विज्ञान हर चीज़ से रिलेटेड है, लेकिन प्रबंध किससे है, प्रबंध कार्य से रिलेटेड है। तो वो कहता है कि जो दूसरे से कार्य कराया जाता है या खुद जो कार्य किया जाता है उसे सुव्यवस्थित तरीके से करा जाए, बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से किया जाए, उसका रिजल्ट अच्छा निकल के आए, इस प्रकार से उस काम को किया जाए, ये प्रबंध है, ठीक बात। तो अतः अगर हम बात करें कि वैज्ञानिक प्रबंध क्या हो रहा है इसके हिसाब से, तो वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ जो है वो बन रहा है क्या, किसी कार्य को व्यवस्थित ज्ञान की सहायता से, व्यवस्थित ज्ञान की सहायता से मतलब क्या है, व्यवस्थित ज्ञान की सहायता मतलब सैद्धांतिक ज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान, ठीक है, जो विज्ञान का प्रयोग है, ज्ञान की सहायता से कुशलतापूर्वक करना, कुशलतापूर्वक करना मतलब क्या है, प्रबंध करना, ठीक है, कुशलतापूर्वक करना, अर्थात फिर से देखिए, प्रबंध की परंपरागत पद्धतियों एवं सिद्धांतों के स्थान पर आधुनिक पद्धतियों एवं सिद्धांतों का प्रयोग करना ही वैज्ञानिक प्रबंध है, ठीक है। मतलब कुल मिला के हुआ कि हमारे पास प्रबंध के परंपरागत सिद्धांत हैं जो हेनरी फ्यूल का था, उनको छोड़ करके आधुनिक सिद्धांत का प्रयोग करें, ठीक है। आधुनिक सिद्धांत का प्रयोग करके जो प्रबंध कर रहे हैं वही हमारा प्रबंध करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगा, वैज्ञानिक प्रबंध कहलाएगा। अब आधुनिक प्रबंध क्या है, आधुनिक सिद्धांत क्या है, उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत मुख्यतः श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि की अधिकतम उत्पादन वृद्धि करके होगा, ठीक है, वृद्धि करके अधिकतम उत्पादन के लिए प्रयास किए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए वैज्ञानिक प्रबंध है क्या, इसके लिए एक बात समझिए। यहाँ पर हम लोग जब नॉर्मली प्रबंध जब पढ़ रहे थे हेनरी फ्यूल का, तो हेनरी फ्यूल ने क्या किया है, हेनरी फ्यूल ने श्रमिकों को जो है, श्रमिकों से काम कराने का एक कला बताया, श्रमिकों से कार्य कराने की कला बताया कि इनसे बस कार्य निकाल लो, ठीक है, बात समझे, ये जितना काम कर सकते हैं इनसे कार्य कराने की कला हमारा जो है ये नॉर्मली ट्रेडिशनली मैनेजमेंट चल रहा था। लेकिन वैज्ञानिक प्रबंध ने क्या बोला, वैज्ञानिक प्रबंध जो है, जब हमारा वैज्ञानिक प्रबंध आ गया तो इन्होंने बोला कि भाई किसी से बस काम करा लेना ही नहीं है हमारा प्रबंध, बल्कि क्या है कि उस व्यक्ति का, उस संस्था का, जहाँ पर भी हम वैज्ञानिक प्रबंध यूज़ करें उसका ऑप्टिमम पॉइंट पाएँ, मैक्सिमम हिस्सा निकाल लें, पूरी तरह से उस रिसोर्स का जो है निचोड़ निकालें, उसका जितना प्रयोग कर सकते हैं वो प्रयोग कर लें, वही हमारा वैज्ञानिक प्रबंध है। यानी वैज्ञानिक प्रबंध किसकी बात करता है, क्रांति की बात करता है। क्रांति किस लेवल की क्रांति, ऐसी क्रांति जो बड़े पैमाने पे बदलाव करे। क्रांति का मतलब ये होता है कि जो चीज़ बड़े पैमाने पे होने लगता है, बड़े पैमाने पे असर डालता है, वो क्रांति होता है। और मुख्य रूप से ये क्रांति किस चीज़ की क्रांति है, ये मानसिक क्रांति है, ठीक है। यानी वैज्ञानिक प्रबंध लोगों का मानसिक विकास करता है और मानसिक क्रांति उत्पन्न करता है, वो जिस काम को करना चाहते हैं उससे ज़्यादा हमेशा बढ़ने के लिए प्रेरित होते रहें।
अभी हम ही देखिए, हम जो है अभी 20,000 सब्सक्राइबर में, तो हम ये नहीं चाहते कि बस यही हो गया, मेरा काम हो गया भाई, इतना बहुत है, ऐसा नहीं। हम लोग हमेशा कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करें, ताकि बच्चे हमारे साथ जुड़ें और आत्मा के साथ जुड़ें, दिल के साथ जुड़ें और परमानेंट चैनल पर बने रहें। उनको जो चाहिए इस चैनल से वो पूरा चीज़ मिलता रहे, ठीक है, ये हमारी कोशिश है ना बात। आपकी कोशिश क्या है? आपकी कोशिश है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसे इतना पढ़ लें कि आप बोर्ड में जो है मैक्सिमम नंबर पा सकें, और साथ ही साथ बोर्ड में नहीं, अपने लाइफ में उस ज्ञान का प्रयोग कर सकें, और जहां जहां भी उस तरह के क्वेश्चंस आए आप फटाफट उसका आंसर दे पाएं, ठीक है। तो हम लोग हमेशा उसके मैक्सिमम के पीछे पढ़ते हैं, जो भी चीज़ हम पाते हैं उसके मैक्सिमम के पीछे पढ़ते हैं। तो वैज्ञानिक प्रबंध ये हम लोग को जो है क्या करता है, ये रास्ता दिखाता है, इस चीज़ के लिए प्रेरित करता है। अब वरना ट्रेडिशनल प्रबंध रहता, तो ट्रेडिशनल प्रबंध रहता तो हम जो चीज़ कर रहे हैं उसको बस अच्छा कर देते हैं, ठीक है। नॉर्मली जब करते जा रहे हैं कि लोग संतुष्ट होते रहते हैं, बढ़ने का सोच नहीं रहता उतना, हमें वृद्धि का सोच नहीं रहा, बस चीज़ को बढ़िया लेके चलना है, ये सोच रहता है। तो वैज्ञानिक प्रबंध और ट्रेडिशनल प्रबंध में इतना ही अंतर है कि हमें बढ़ने का सोच प्रेरित करता है, ये हमें मैक्सिमम लेवल तक जाने के लिए बोलता है, और वो जिस लेवल पे उस चीज़ को बढ़िया लेकर चलने की बात करता है। ये दोनों में सबसे बेसिक डिफरेंस है। बात समझ में आ गया? हालांकि रूल्स रेगुलेशन इन दोनों के बहुत हद तक मैच करते हैं, जो सिद्धांत है इनके बहुत हद तक मैच करते हैं, उसके बारे में अभी हम आगे चर्चा करेंगे तो आपको पता चलेगा ही, ठीक बात। तो ये क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में और क्या है। तो इन्होंने एक डेफिनेशन दिया, भाई जो जन्मदाता है वो तो डेफिनेशन देगा ही ना। तो हमारे जो है FW टेलर ने जो है वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ बताया, और देखिए इन्होंने क्या अर्थ बताया। इन्होंने बताया कि वैज्ञानिक प्रबंध यह जानने की कला है कि आप श्रमिकों से क्या काम करवाना चाहते हैं, और फिर यह देखना कि वह उसे सर्वोत्तम तथा सस्ते ढंग से कैसे करें, ठीक बात ना, समझे। हमें जो है अपने श्रमिकों से काम करवाना है, ये तो हमारा प्रबंध है ही, लेकिन हमें कौन सा काम करवाना है? भाई श्रमिक बहुत से काम कर सकते हैं, तो उसमें ये होता है ना कि किसी व्यक्ति को वही काम दो जिस काम में वो माहिर है, जिस काम को वो सबसे अच्छा तरीके से कर सके, है ना बात, उसको वही काम दो। ये बात उन्होंने भी बोला था हेनरी फ्यूल में। तो हमने बोला ना सिद्धांत बड़ा मैच करता है, ठीक है, बस कॉन्सेप्ट अलग है। ये तरक्की की बात करता है, वो जहाँ पर है बस उसी को अच्छा करने की बात करता है, ठीक बात। यहाँ पर यही दोनों में मेन डिफरेंस है। तो ये क्या कर रहे हैं कि किस काम को कैसे करवाना है, और फिर ये देखना कि उस काम को सर्वोत्तम ढंग से करें, सबसे अच्छे ढंग से। ये नहीं कि बस काम कर दे, है ना बात। किसी टीचर को ला दिया, बोला पढ़ा दो, तो पढ़ाना तो हर टीचर का काम है, वो पढ़ा देगा। लेकिन अगर हम बोलेंगे सबसे अच्छे ढंग से, सबसे प्रभावी के बच्चे एकदम खुश हो जाएं, तो ये क्या है? ये वैज्ञानिक प्रबंध है कि हम टीचर पे लगातार ध्यान देते रहें, उनसे पढ़वाते रहें, अच्छा कुछ नए नए टेक्निक्स लाते रहें, कुछ नया तरीका सामने लाते रहें, जो चीज़ें चल रहा है बस उस तरह से चलने ना दें। अगर यही चीज़ रहता है जो चल रहा है बस चलने दिया जाता है, तो हम लोग का देश, हम लोग का विश्व कभी तरक्की कर ही नहीं सकता, है ना बात समझे। तरक्की के लिए हमेशा जो है क्रांति की आवश्यकता होता है, बदलाव की आवश्यकता होता है, ठीक बात। तो यही हमारा बदलाव कौन कराता है? वैज्ञानिक प्रबंध कराता है, और यही FW टेलर का जो है मेन उद्देश्य है इस सिद्धांत को बताने का, ठीक बात समझे। और कैसे सस्ते ढंग से, प्रबंध हमेशा सस्ते ढंग से काम को लेकर के बात करता ही है, सस्ते ढंग से करवाता ही है, ठीक बात। अब आता है कि इसकी विशेषताएं, अगर हमें वैज्ञानिक प्रबंध को अच्छे तरीके से जानना है तो पूरी विशेषताओं को समझ लेंगे तो ऑटोमेटिकली सारी बातें समझ में आने लगेगा। विशेषताएं से बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएगा, है ना बात। पहला विशेषता क्या है? पहला विशेषता है कि यह प्रबंध संबंधी समस्याओं से निपटने का व्यवस्थित दृष्टिकोण है। इसमें जितने भी प्रबंध की समस्याएं हैं, प्रबंध की समस्याओं से निपटने का दृष्टिकोण जो हेनरी फ्यूल ने भी दिया था, ठीक है, इसमें भी है कि जो भी प्रबंध की समस्या है उससे बढ़िया तरीके से निपटो, एकदम सर्वोत्तम तरीके से निपटो, उसका जो है छुटकारा पा लो, और ऐसा छुटकारा पाओ कि दोबारा वो समस्या आए ना। इस प्रकार की दृष्टिकोण हमारा जो है प्रदर्शित करता है, हमारा देता है वैज्ञानिक प्रबंध, ठीक बात, क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्या है? यह पुरानी अंगूठा टेक विधियों अथवा तीर और तुक्का विधियों को अस्वीकार करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल ऑफ थंब, ठीक है। अंगूठा टेक जो लिखा है ना, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम लोग रूल ऑफ थंब। ये बहुत बार पूछा भी जाता है कि रूल ऑफ थंब से आप क्या समझते हैं, ठीक बात। रूल ऑफ थंब से आप क्या समझते हैं, ये अक्सर पूछा जाता है। अंगूठा टेक नियम, ठीक है। तो आप जानते होंगे जनरली जब भी कोई भी चीज़ पूछता है कि ये कैसा किया, ठीक है, कोई काम करता है पूछता है कि कैसा लगा, कैसा है, तो बहुत लोग कहते हैं ठीक, ऐसे करते हैं ना, बढ़िया है, अंगूठा दिखा देते हैं। मतलब क्या है? ये एक तरीका था, ट्रेडिशनली तरीका। जब काम अच्छा हो जाता है तो हम लोग रूल ऑफ थंब करते हैं, मतलब क्या कहते हैं कि बस बढ़िया है, बहुत ज़बरदस्त, बस अंगूठा दिखा देते हैं, काम हो गया। और हिंदू मतलब भारत में अंगूठा दिखाना पहले चिढ़ाने का प्रतीक होता था। अब लोग अंगूठा दिखाते तो लोग चिढ़ते नहीं तो पहले अंगूठा दिखा के चिढ़ाए थे, ठेंगा होता था, है ना बात। पहले ये होता था, भारत में अंगूठा को जो है बेकार माना जाता अंगूठा दिखाना। लेकिन जो वेस्टर्न कल्चर था उसमें अंगूठा दिखाने का मतलब क्या है? बेस्ट है, ठीक है। तो वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से ही हम लोग के, क्योंकि हम लोग सारे वेस्टर्न लोगों को ही पढ़ रहे हैं, है ना बात। तो इसमें क्या था कि रूल ऑफ थंब में ये होता है कि काम अगर अच्छा हो गया तो हम कहेंगे बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त, ये हो जाता था। यह अंगूठा टेक नियम था। लेकिन इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि काम अच्छा हो गया तो तुम देखो
और कह के उसको स्वीकार मत कर लो। अगर उसमें तुम्हें थोड़ी सी भी कमियां दिख रही है तो ये मत बोलो कि ठीक ठाक है, बल्कि उस कमियों को दूर करने की कोशिश करो, ठीक है। उसको अस्वीकार करो, हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करो, कुछ बदलाव करने की कोशिश करो, कुछ बढ़िया करने की कोशिश करो, ठीक है। और इसी तरह तीर और तुक्का की बात करता है। तीर और तुक्का का मतलब क्या कि अंधेरे में तीर चला दिया, लग गया तो लग गया, काम हो गया, ठीक है। हमारे पास तीर है, घायल करना है भाई, अंधेरे में मार दे, किसी को तो लगेगा। ये बेकार तरीका है, तुक्केबाजी इसमें नहीं है। इसमें इन्होंने बोला था कि हर चीज़ पे पहले शोध करो, समझो बातों को क्या है क्या नहीं है, और उसके बाद जाके निष्कर्ष लो, और उसके बाद जाके कोई काम को आगे बढ़ाओ, ठीक है। तुक्केबाजी में नहीं कि हाँ इस काम को इस तरह से करेंगे तो हाँ इतना हो जाना चाहिए, ये तरीका बेकार है। ये तरीका कौन सा था? ये तरीका था ट्रेडिशनली, पहले के लोग इस प्रकार से करते थे। लेकिन जब हेनरी फ्यूल आए तो जब ये एफ.डब्ल्यू. टेलर आए, वैज्ञानिक प्रबंध को इन्होंने दर्शाया तो बताया कि भाई ये सब तरीका हटा दो, बल्कि अब क्या करो, अब चीज़ों को समझने के बाद, चीज़ों को जानने के बाद बढ़िया तरीके से प्रयोग करो। कोई तुक्केबाजी नहीं चलेगा, कोई रूल ऑफ थंब नहीं चलेगा, बल्कि चीज़ों में जो कमी है उस चीज़ कमी को दूर करो और बढ़िया करते जाओ, ठीक है। नेक्स्ट बात क्या है? नेक्स्ट बात यहाँ पर है कि यह प्रत्येक कर्मचारी का विकास करने का प्रयत्न करता है ताकि वह अपनी अधिकतम कार्य कुशलता के साथ काम करे, ठीक है। हमने बोला ना, वैज्ञानिक प्रबंध का उद्देश्य ही है कि वो संस्था का विकास तो करे ही साथ अपने कर्मचारी हैं उनका अधिकतम विकास करे। देखिए, हर व्यक्ति का अपना एक कैपेसिटी होता है जो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी को दर्शाता है ना बात। अगर हमारे पास मान लीजिए कि हम 14 घंटा काम कर सकते हैं, अगर हम ये 14 घंटे काम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम जो है 14 घंटे काम करने के बजाय केवल 4 घंटे काम करते हैं, तो ये बताइए बेकार बात है कि अच्छा बात है? कैपेसिटी था 14 घंटे काम करने का, 4 घंटे काम कर रहे हैं, भले ही हम 4 घंटे में बहुत अच्छा कमाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन केवल 4 घंटे काम कर रहे हैं, तो हम क्या कह रहे हैं? हमें अपना इच्छा तो पूरा हो गया, हमारी जो आवश्यकता तो पूरा हो रहा है 4 घंटे में भी, लेकिन फिर भी हम जो 10 घंटे की बर्बादी कर रहे हैं, इससे मेरा नुकसान भी हो रहा है। देखिए, नुकसान हो रहा है, भले ही हमारा सारा इच्छा पूरा है फिर भी, लेकिन मेरा नुकसान हो रहा है, हमारे देश का नुकसान हो रहा है, जिस संस्था में हमें काम कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए हम काम कर रहे हैं उस संस्था का भी नुकसान हो रहा है। भाई 10 घंटे और बचा है, उसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो यही चीज़ बता रहा है कि वैज्ञानिक प्रबंध कर्मचारियों का कुशलता को एकदम अधिकतम लेवल पे ले जाता है, अंतिम बिंदु तक ले जाता है, जहाँ तक वो कार्य कुशलता है उनके पास, है ना बात, वहाँ तक ले जाने की कोशिश करता है। वैज्ञानिक प्रबंध ही जो है इंसेंटिव वाला पद्धति का जन्म दिया है कि कोई व्यक्ति जो कार्य कर रहा है ना, उसे कार्य पे इंसेंटिव दो, है ना। इंसेंटिव का मतलब होता है कि काम के आधार पर, उत्पादक मजदूरी एक तरह से हो गया, काम के आधार पर मजदूरी दो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई सेलर है, कोई सेल्समैन है, वो कोई वस्तु बेच रहा है, तो बोला जाएगा कि अगर 1 यूनिट तुम किसी वस्तु को बेच दोगे तो तुम्हारा जो है कमीशन बन जाएगा इतना रुपया, ठीक है। 1 यूनिट पे इतना रुपया कमीशन, तो वो क्या करेगा? और फिक्स सैलरी अलग, तो वो क्या करेगा? वो ज़्यादा ज़्यादा बेचने की कोशिश करेगा ना, तो वो अपना अधिकतम लेवल तक काम ले जाएगा कि नहीं? क्योंकि वो जितना ज़्यादा बेचेगा, जितना अधिकतम लेवल तक बेचेगा, उतना ज़्यादा उसको फायदा है। तो वो अपने पूरा लग के जितना वो काम कर सकता है उतना वो काम करेगा ही करेगा, क्योंकि उसे चाहिए ज़्यादा इंसेंटिव्स, है ना। सैलरी से ज़्यादा लोग इंसेंटिव्स कमा लेते हैं, क्यों? वही अपने कार्यकुशलता को बढ़ा करके। ये वैज्ञानिक प्रबंध का टेक्निक है, बात समझ में आया। फिर उसके बाद क्या है? फिर उसके बाद बता रहा है कि इसमें कार्य करने की विधि, भर्ती, चयन और कर्मचारियों के प्रशिक्षण में वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल अंतर्निहित होता है, ठीक बात। इसमें जो कार्य करने की जो विधि है, उसमें जब भी भर्ती होता है किसी कर्मचारी का, या चयन होता है किसी कर्मचारी, या कर्मचारियों का प्रशिक्षण होता है, ये सारी जो प्रक्रिया है, ये सारी प्रक्रिया आप लोग आगे प्रबंध के कार्यों में भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो भी प्रक्रिया होता है इसमें जो है ना, ये सब वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग होता है, वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग होता है। पहले समय भर्ती क्या होता था? भर्ती में बस अपना जान पहचान वाले लोगों को बात बताएं, उससे डिटेल जो मिल गया वो भर्ती हो गया। चयन क्या होता था? देख लेते थे थोड़ा मोड़ा और उसका चयन कर लेते, और प्रशिक्षण के नाम पर जो है डायरेक्ट कार्य पर ही प्रशिक्षण कराने लेते, काम पर ले आए और वहीं पर आदमी सीखता था, वहीं पर आदमी को सिखाया जाता था। बड़ा नुकसान होता था उससे संस्था का। वैज्ञानिक प्रबंध क्या किया कि भर्ती की प्रक्रिया को जो विस्तृत किया, ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचे, ज़्यादा लोग आए भर्ती के लिए, ठीक है। चयन प्रक्रिया को हार्ड किया, चयन प्रक्रिया में जो एग्ज़ाम, जिस चीज़ का जो नौकरी है उससे रिलेटेड एग्ज़ाम, उससे रिलेटेड जो परीक्षण किया, ताकि लोग जो है उस चीज़ में अच्छे हैं कि नहीं, ऐसे लोगों को लिया जाए। और फिर प्रशिक्षण, कार्य से परे प्रशिक्षण की बात किया, कार्य पर प्रशिक्षण की बात नहीं किया, क्योंकि कार्य पर प्रशिक्षण करने से नुकसान हो जाता है। तो उन्होंने जो है एक माहौल क्रिएट कर दिया, जैसा कार्य का माहौल, एक अलग जगह वर्कशॉप बना लिया जहाँ पे लोग प्रशिक्षण पाने लगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वैज्ञानिक प्रबंध ने जो है इस चीज़ को जो है बढ़ाया, बात समझे। वरना पहले के लोग तो यार अलग लेवल से ये काम करते थे, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है कि यह न्यूनतम लागत पर किसी कार्य को करने की सबसे उपयोगी विधि को खोज निकालने का प्रयत्न करता है ना बात। तो वैज्ञानिक प्रबंध जो है ये तो पता ही है ना कि अधिकतम, वो हर चीज़ में अधिकतम निकालने की कोशिश कर रहा है, हर चीज़ में। तो जो लागत है वो भी क्या करेगा? लागत अधिकतम नहीं निकालेगा, लाभ अधिकतम निकालने के लिए लागत को क्या करेगा? न्यूनतम करेगा।
जो भी हम वस्तु बना रहे हैं उस वस्तु को ऐसा बनाएं कि उसमें जो भी लागत लग रहा है, जो भी खर्चा हो रहा है, वो बहुत ही कम से कम लगे, ठीक है, लागत एकदम न्यूनतम हो जाए। और हमारा लागत न्यूनतम होने से क्या हो जाएगा, लागत न्यूनतम कब होगा, जब हमारा उत्पादन की जो तकनीक है वो अधिकतम लेवल के पास चला जाएगा, उत्पादन का तरीका जो है वो अधिकतम चला जाएगा। जैसे हम ही देखिए, हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अब हमारे पास जो है रूटीन जो है हमारा वो 3:30 बजे से रात के जो है 9:30 बजे तक एकदम बिजी है, ठीक है, एकदम बिजी है। और उसके बाद सुबह बच्चों का स्कूल होता है, उस समय हम पढ़ा नहीं सकते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, हम उस सुबह के टाइम को जो है हम किस चीज़ में लगाएं, वीडियो रिकॉर्डिंग में लगाते हैं, नोट्स प्रिपरेशन में लगाते हैं, टेस्ट पेपर बनाने में लगाते हैं, टेस्ट चेक करने में लगाते हैं, बाकी चीज़ों में लगा देते हैं, है ना बात। तो ये क्या है, ये एक तकनीक है। वरना हम यही कहते हैं कि जब बच्चे आएंगे तभी काम करेंगे, तभी पढ़ाना है, यानी 3:30 से केवल 9:30 बजे तक काम करना है। तो ये क्या होगा, ये अधिकतम प्रयोग नहीं हुआ। अधिकतम प्रयोग हुआ कि जो समय है उसका भी हम प्रयोग कर रहे हैं आप लोग के लिए, है ना बात। तो ये अधिकतम प्रयोग हुआ, बात समझ में आया। तो इससे क्या होता है, इससे हमें पता चलता है ये सब वैज्ञानिक तरीके हैं, जैसे वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत है कि अपना कुशलतम प्रयोग करो, पूरी उपयोगिता को हाई लेवल तक ले जाओ, ताकि क्या हो, लागत कम हो और चीज़ें ज़्यादा हो, ठीक है, उत्पादन ज़्यादा हो। ये बात हो गया। और फिर क्या है, यह कुशल प्रबंध के लिए आवश्यक है। अगर आपको कुशलता के साथ प्रबंध करना है, अच्छे तरीके से प्रबंध करना है, आगे बढ़ाते हुए प्रबंध करना है, अपने आप को बहुत ज़बरदस्त ले जाना है, तो ये आवश्यक है ताकि कर्मचारियों में परस्पर मेल मिलाप, ठीक है, मेल मिलाप यहाँ पे होगा, मेल मिलाप, प्रबंधक एवं कर्मचारियों में सहयोग हो, ठीक है। दो बातें बता रहा है, यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि कर्मचारी आपस में जो है ना, कर्मचारी आपस में मेल मिलाप रखें। मेल मिलाप रखने का मतलब इनमें मित्रता रहे। तो मेल मिलाप की बात तो हेनरी फ्यूल ने भी बोला था कि भाई ऐसा प्रबंध करना है कि भाई किसी में भी जो है द्वेष की भावना ना हो। उन्होंने भी बार बार इस चीज़ का जिक्र किया था। हर उनका जो सिद्धांत बना है इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बना है। समता का सिद्धांत हो या फिर अन्य सिद्धांत हो कि उचित पारिश्रमिक का सिद्धांत हो या फिर जो है व्यक्तिगत हित का जो है त्याग करने का सिद्धांत उन्होंने बताया था। ये सारी चीज़ें मेल मिलाप के लिए बहुत ज़रूरी था, ठीक है। और इसी के साथ साथ उन्होंने बोला कि प्रबंधक और कर्मचारी, तो ये बात जान लीजिएगा, प्रबंधक एक तरह से बॉस होता है ना बात। प्रबंधक जो मैनेजर है वो एक तरह से बॉस है, ठीक है। और कर्मचारी वो हमारा क्या है, वो एक तरह से एम्प्लॉय है। आप एक बात बताइए, कहीं भी आप देखे हैं क्या कि कोई भी एम्प्लॉय अपने बॉस से बड़ा खुश हो? कभी नहीं दिखेगा। हमेशा एम्प्लॉय अपने बॉस को गाली देते हुए ही दिखेगा। वो किसी भी नौकरी में हो, किसी भी जगह हो, वो अपने बॉस से बड़ा रेयरली, इक्का दुक्का लोग खुश होते हैं तो होते हैं। ज़्यादातर जो है हम बोलेंगे बॉस हमारा बहुत बेकार है, बहुत ये बोलता है, ऐसे बोलता है, वैसे बोलता है, टेढ़ा बोलता है, घमंडी है, ये वो, इस तरह के बहुत से नेगेटिव बात आप सुनेंगे, ठीक है। सेम इसी तरह अगर आप बॉस के मित्र होंगे ना, अगर आप बॉस के दोस्त होंगे किसी के, तो वो बॉस अपने एम्प्लॉय से हमेशा खफा रहेगा। उससे मिलेंगे तो वो हमेशा बोलेगा यार मेरे संस्था के सब काम चोर हैं यार, काम ही नहीं करते ढंग से, ये वह। इन दोनों का कभी बनता नहीं है, बात समझे, इन दोनों का बनता नहीं है। तो वैज्ञानिक प्रबंध इन्हीं दोनों के बीच में मित्रता कराने की बात करता है, ठीक है। इन दोनों को कैसे मित्रता करा लिया जाए, कैसे इन दोनों का आपस में सहयोग के साथ काम कराया जाए, क्योंकि जब तक संस्था में सहयोग की भावना नहीं आएगी, जब तक मेल मिलाप नहीं होगा, जब तक मित्रता नहीं होगा, संस्था आगे नहीं बढ़ेगा। वरना क्या होगा, अगर एक ही दूसरों से दुश्मनी करने लगो जबकि दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं, एम्प्लॉय को बॉस से चीज़ें मिल रहा है, ठीक है, बॉस को एम्प्लॉय से चीज़ें मिल रहा है, अगर ये दोनों आपस में भिड़ जाएंगे, दुश्मनी कर लेंगे तो कहाँ से काम चलेगा, है ना बात। इसीलिए बहुत ज़रूरी है मित्रता, बात समझें। और फिर हमारा क्या है, फिर हमारा है यह बनाए गए नियमों का दृढ़ता से पालन करने के पक्ष में रहता है। ये भी बात करता है कि जो भी नियम इसके अंदर बनता है, जो भी नियम कानून, जो भी सिद्धांत, ये सारे नियम कानून सिद्धांत का इसमें जो है एकदम दृढ़ता के साथ पालन करो। दृढ़ता के साथ पालन करना है मतलब कठोरता, कठोर नियम कानून है, नहीं करोगे तो भाई तुम्हें बहुत भारी नुकसान होगा, दंड के भी भागीदार इसमें दिए जा सकते हो, है ना बात। तो ये कठोरता की बात करता है, दृढ़ता की बात करता है कि जो भी चीज़ है उसका पूरा 100% पालन करो। हेनरी फ्यूल कठोरता का एकदम खिलाफ थे, वो कठोरता से कोई नियम कानून नहीं। 14 सिद्धांत बोले थे, 14 सिद्धांत का प्रयोग कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वैज्ञानिक प्रबंध अगर आप सिद्धांत करते हैं तो भाई अगर पूरा रिजल्ट चाहिए, वैज्ञानिक प्रबंध का पूरा फायदा चाहिए, तो ये बोलते हैं कि कठोरता के साथ इसका पालन करो। जो भी नियम सिद्धांत, जो भी कानून बताया गया उसको अच्छे तरीके से देखो, समझो, ठीक बात। तो ये हो गया हमारा जो है वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताएं। यहाँ तक समझ में आया सबको, ठीक है। तो फटाफट कमेंट करिए। तो देखिए हम लोगों ने जो है अभी तक वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषता तक देख लिया। अब हम बात करते हैं वैज्ञानिक प्रबंध के उद्देश्य और फिर हम लोग पढ़ेंगे वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। मुख्य तौर पे यही हमारा क्वेश्चन बोर्ड में आता है, ठीक है। हमारा वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ पढ़ना है, परिभाषा पढ़ना है, FW टेलर वाला जो हमने बताया, और विशेषताएं नहीं पूछा जाता है। जनरली विशेषताएं नहीं पूछा जाता है। मेन आ जाता है हमारा क्या, वैज्ञानिक प्रबंध के अपने उद्देश्य या वैज्ञानिक प्रबंध के जो है सिद्धांत क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आपको शॉर्ट क्वेश्चन में मिलेगा, शॉर्ट क्वेश्चन में मिलेगा, लॉन्ग में जनरली नहीं मिलता है, मिल भी सकता है लेकिन लॉन्ग में भी, अगर दोनों एक साथ है तो लॉन्ग में भी मिल सकता है, ठीक है। मतलब कुल मिला के यही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, ठीक। अब समझते हैं कि है क्या। तो हमारा लिखा है वैज्ञानिक प्रबंध के उद्देश्य।
उद्देश्य जब लिखा है तो इस उद्देश्य को आप जो है उद्देश्य बोलिए, आवश्यकता बोलिए, महत्व बोलिए, कुछ भी बोलिए, मतलब कहने का सेंस ये है कि भाई आखिर में क्यों हम वैज्ञानिक प्रबंध अपनाएं, हमारा हेनरी फ्यूल से क्यों नहीं काम चल सकता, उससे भी तो काम चल सकता है, आखिर में क्या कारण है इसका। ठीक है, तो महत्व है इसका, इसीलिए वैज्ञानिक प्रबंध का जन्म हुआ, वैज्ञानिक प्रबंध लोग पढ़ रहे हैं, वैज्ञानिक प्रबंध जो है प्रयोग हो रहा है। क्या कारण है? पहला है उच्चतर उत्पादकता की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक गलती था तो हमने इसको सही किया है। उच्चतर उत्पादकता क्या है? उच्चतर उत्पादकता की बात है हमारा कि हमारा एक शब्द है, ऐसे करके 3 शब्द बनते हैं, एक हो गया उच्च, दूसरा हो गया उच्चतर, ठीक है, जो यहाँ पर है, फिर हो गया उच्चतम। इन तीनों में बताइए सबसे बड़ा शब्द कौन सा है? उच्च, उच्चतर, उच्चतम, तीनों में सबसे बड़ा सुपीरियर शब्द कौन सा है ना बात? अगर हिंदी का ज्ञान होगा तो आपको पता है कि यहाँ पर जो तम लगा है यही बता रहा है कि ये सबसे बड़ा है। तो फिर जब ये सबसे बड़ा है तो वैज्ञानिक प्रबंध क्यों सबसे बड़ा की बात नहीं कर रहा है? वो बोल रहा है उच्चतर उत्पादकता, केवल यहीं तक उत्पादकता लाने की बात क्यों कर रहा है, उससे आगे क्यों नहीं? तो यही इसीलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वैज्ञानिक प्रबंध हमेशा विकास को देखता है, हमेशा तरक्की को देखता है, हमेशा आगे बढ़ने का सोचता है। उच्चतम व्यक्ति वो व्यक्ति है, या उच्चतम विकास, उच्चतम उत्पादकता वो होता है कि जहाँ पर आप रुक जाएंगे, जिसके बाद आपको आगे कुछ नहीं दे रहा, आपको लग रहा है कि आप भी सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वोपरि हैं। क्या ऐसा कभी है? प्रकृति बदल रहा है, जीवन बदल रहा है, सब चीज़ बदल रहा है यार, चीज़ें बदलता रहता है, हमेशा नया कुछ ना कुछ आता है। इसीलिए वैज्ञानिक प्रबंध जो है 10 में से 10 कभी किसी को नहीं देता, वो 10 में से कम ही देगा जब भी, क्योंकि उसको पता है कि हर अगली पीढ़ी जो है, हर अगला सिद्धांत जो है, हर अगला आविष्कार जो है बेस्ट होगा पिछले वाले से, है ना बात? इसीलिए ये बोला है उच्चतर उत्पादकता, यानी हमें अपने उत्पादकता को हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए, लेवल उसका हमेशा आगे बढ़ाना चाहिए, और उच्चतर ही रहेगा। उच्चतम तब तक नहीं जाएगा जब तक कि कभी जाएगा ही नहीं, मतलब उच्चतम इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि लगातार हमें बढ़ते ही जाना है, बढ़ते ही जाना है, बढ़ते ही जाना है, हमें हमेशा नया कुछ ना कुछ मिलता ही जाएगा। ठीक बात? तो उत्पादकता के लेवल को, अपने तरक्की के लेवल को, अपने वस्तु के बनाने के लेवल को हमेशा बड़ा करेंगे। ठीक है, उत्पादकता मतलब समझते हैं ना, अपने उत्पादन की क्षमता। ठीक है, वही एक तरह से उत्पादकता है कि वो कैसे है, तो उसे हमेशा हम अपना अच्छा से अच्छा करते जाएंगे। जैसे हमारा ही देखिए, अब देखिए हम 7:30 बजे क्लास ले रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद जो हम 6:30 बजे क्लास ले रहे हैं, जबकि इस टाइम हम ऑनलाइन ऐप पे भी पढ़ा रहे हैं। ये कैसे एक साथ मुमकिन है? इसलिए मुमकिन है क्योंकि यहाँ पर हम प्रीमियम के जरिए आप लोग को लाइव पढ़ा है और वहाँ पर लाइव आकर हम लाइव पढ़ा रहे हैं, तो दोनों में अंतर है। ठीक है, जैसे 8:30 बजे आप लोग को लाइव पढ़ाते हैं, है ना बात? समझे? तो ये क्या है, हम एक ही टाइम पे 2 जगह अवेलेबल हैं, वो भी लाइव क्लास की तरह, इसके लिए ये व्यवस्था रखा जाता है। बात समझें? यही उच्चतर उत्पादकता का एक उदाहरण है कि एक ही आदमी है लेकिन एक ही आदमी 2 जगह पे एक साथ काम कर रहा है। ये एक जो है उत्पादन का एक व्यवस्था है ना बात समझें? तो ये वैज्ञानिक प्रबंध का जो है एक तरीका हो गया। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है? दूसरा यहाँ पर जो है अपव्ययों को दूर करना। हमारा वैज्ञानिक प्रबंध का दूसरा उद्देश्य क्या है कि अपव्यय दूर होना। अपव्यय का मतलब होता है फालतू के खर्चे, बेमतलब के खर्चे, जिसकी आवश्यकता नहीं वो भी खर्च करना। देखिए बहुत लोग होते हैं जिनका मैनेजमेंट खराब होता है, वो क्या करते हैं कि वो बस बिना सोचे समझे चीज़ों को खरीद के ला के रख देते हैं, है ना बात? हम जैसे एक समय गए थे, एक जगह कोचिंग में हम पढ़ाते थे, है ना बात? ज़्यादा दिन हम दूसरे यहाँ काम ही नहीं कर पाते हैं, ऐसा व्यवस्था ही हमसे बर्दाश्त नहीं हो पाता, तो वहाँ पे फालतू के बहुत से संसाधन पड़े थे जिसका कोई यूज़ नहीं था। तो ऐसे टाइप के अपव्यय बहुत मिलते रहते हैं, है ना बात? ऐसे टाइप के अपव्यय जो है संस्थाओं में अक्सर मिलते रहते हैं। स्कूलों में अपने देखिएगा कि बहुत सी चीज़ें जो है फालतू पड़ा रहता होगा, फेंका रहता होगा, जिसका यूज़ नहीं होता होगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है? ये सब अपव्यय हैं। जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं उस चीज़ को क्यों खरीदोगे भाई? क्यों रखोगे उस चीज़ को? नहीं रखना चाहिए, है ना बात? तो वैज्ञानिक प्रबंध यही बोलता है कि जितनी भी फिजूल खर्ची हैं, जिसकी आवश्यकता ही नहीं है, उस चीज़ को मत करो और खर्चों को कम करो, तभी तो लागत कम होगा, तभी तो जो है उत्पादन का उत्पादकता बढ़ेगा, हमारा लाभ बढ़ेगा, है ना बात? इसके लिए भी ये काम करता है। फिर क्या करता है? प्रेरणात्मक मजदूरी। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। हेनरी फ्यूल ने भी बोला था कि भाई जो व्यक्ति जिस तरह का काम करे उस तरह का उसका जो है वेतन मिलना चाहिए, उस तरह की उसकी मजदूरी होनी चाहिए। ये भी वही बोल रहा है कि मजदूरी कैसा हो? प्रेरणात्मक हो। प्रेरणात्मक का मतलब क्या है? प्रेरणात्मक का मतलब है कि ऐसी मजदूरी दो कि उस व्यक्ति को प्रेरणा मिले काम करने का, है ना बात? आप जो है किसी व्यक्ति को केवल सैलरी दे देते हो, बताते हो कि तुम्हें इतना रुपए सैलरी मिलेगा। जैसे कोई व्यक्ति आपके यहाँ 7 घंटे काम कर रहा है, आपने बोला 7 घंटे काम के लिए हम तुम्हें जो है 10,000 रुपये देते हैं, तो भाई ये 10,000 रुपये 7 घंटे के काम के लिए, तो ये तो उसको पता है कि हम 7 घंटे जाके उस संस्था में रहेंगे, उस जगह काम करेंगे तो हमें 10,000 मिलेगा। लेकिन वो काम कभी अच्छा कभी बेकार करेगा, लेकिन उसको महीने का 10,000 ही मिलेगा ना, है ना? 7 घंटे वो करेगा, पर डे 7 घंटे एक जैसा नहीं करेगा, कभी कम करेगा ज़्यादा करे, उसे पता है कि हमें महीने का 10,000 ही मिलेगा। तो ये मजदूरी प्रेरणात्मक नहीं है, प्रेरणा नहीं दे रहा है, क्योंकि आपको 7 घंटे आप चाहें तो ज़्यादा करें या कम करें, काम तो 7 घंटे आपको वहाँ रहना है, 10,000 मिलना ही मिलना है। जैसे सरकारी नौकरी में प्रेरणात्मक कुछ है ही नहीं। सरकारी नौकरी में लोग जाते हैं, अटेंडेंस देते हैं, अपना काम करो या ना करो, पैसा तो मिलना ही मिलना है ना बात? और ज़्यादातर लोगों का पहले सोचता, हालांकि अब तो गवर्नमेंट थोड़ा नकेल कस दिया है, पहले लोगों का सोचता कि सरकारी नौकरी पा के बहुत ही आराम है
है ना बात। पहले का लोग ये सोचता, अब जो है सरकारी नौकरी में भी काम करना पड़ रहा है। जो भी सरकारी नौकर हैं, आपके यहाँ के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं सरकारी, उनसे पूछिए कि अब जाके वहाँ पर कितना प्रेशर है, काम करना पड़ जा रहा है ना बात। तो पहले का ये स्थिति था, तो प्रेरणात्मक मजदूरी नहीं था, काम ही नहीं मिलता था। अभी भी प्रेरणात्मक मजदूरी नहीं है, अभी काम इसलिए करना पड़ रहा है कि भाई प्रेशर है ऊपर से, है ना बात। तो प्राइवेट वाले कैसे काम करा लेते हैं, प्राइवेट वाले प्रेरणात्मक मजदूरी देते हैं, वो काम के आधार पे सैलरी रख देते हैं, ठीक है। बोलते हैं 10,000 प्लस काम के ऊपर, काम के ऊपर जैसा तुम काम करोगे उससे ज़्यादा, तो उसी के हिसाब से तुम्हें इंसेंटिव्स मिलेगा, उसी के साथ से तुम्हें उत्पादक मजदूरी मिलेगा। जैसा हमने बताया ना कि अगर 1 यूनिट माल बेचोगे तो इतना हो जाएगा। बनाने वाले को बोल दिया अगर तुम 1 घंटे में 1 यूनिट माल बना दे तो तुम्हारा इतना रुपया बढ़ जाएगा, या तुम 1 माल बनाते हो तो तुम्हारा इतना रुपया बढ़ जाएगा। तो वो कोशिश करे ना कि ज़्यादा ज़्यादा माल बनाया जाए, है ना बात। बेचने वाला कोशिश करे ना ज़्यादा ज़्यादा बेचा जाए, है ना बात, समझे। तो यही होता है हमारा क्या, यही होता है उत्पादक मजदूरी, यही होता है प्रेरणात्मक मजदूरी। इससे काम जो होता है बेहतर पे बेहतर निकल के आता है, व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करता है। तो ये प्रेरणात्मक मजदूरी का बड़ा जो है सपोर्ट करता है। फिर गुणवत्ता नियंत्रण, हमारा वैज्ञानिक प्रबंध का ये भी है, क्योंकि वैज्ञानिक प्रबंध हमेशा अधिकतम उत्पादकता की बात करता है, अधिकतम विकास की बात करता है, सबसे अच्छा बनने की लगातार कोशिश की बात करता है कि उसके लिए लगातार प्रयत्नशील रहना चाहिए, है ना बात, सबसे अच्छा। तो इसीलिए वो गुणवत्ता को भी ध्यान रखता है। गुणवत्ता नियंत्रण का मतलब ये है कि आप अपने प्रोडक्ट का जो है क्वालिटी वो एकदम बेस्ट बना के रखिए, ठीक है। क्वालिटी एकदम अच्छा बना के रखना है, क्वालिटी ख़राब नहीं होना चाहिए। लेकिन क्वालिटी बनाने के चक्कर में आप इतना लेवल का क्वालिटी मत बनाइए कि जिस तरह का जो कस्टमर के लिए आप वस्तु बना रहे हैं वो कस्टमर के बाहर चला जाए, है ना बात। आपको पता है कि जनरली हर देश में, ठीक है, अमीर और गरीब ये 2 लोग हैं, है ना बात। अमीर गरीब 2 प्रकार के वर्ग हैं, ठीक है। और इन दोनों के बीच में आता है मध्यम, जिसका कोई आकार प्रकार ही नहीं पता। मध्यम वाला अपने आप को जो है, बहुत अमीर भी अपने आप को मध्यम बोलता है, बहुत गरीब भी अपने आप को मध्यम बोलता है, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से अमीर गरीब है। अब मान लीजिए आप कोई वस्तु गरीब के लिए बनाने के लिए सोचें और इसकी क्वालिटी का इतना ध्यान रखें कि वस्तु बन गया बहुत अच्छा, अमीर के लायक वस्तु बन गया, ठीक है। तो भाई जब क्वालिटी को आप ध्यान रखेंगे और अमीर के लायक जब वस्तु बना देंगे तो उसकी दाम भी तो बढ़ जाएगा। जितना आप वस्तु में क्वालिटी बिल्ड करेंगे, जितना आप वस्तु में क्वालिटी देंगे, उसका दाम भी तो उतना अच्छा रहेगा। हर कोई ज्ञान आश्रम की तरह थोड़ी ना कि क्वालिटी भी दे और दाम भी कम रखे, ऐसा सबके बस का बात नहीं है ना बात, समझे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप जैसे जैसे क्या करेंगे, जैसे जैसे आप वस्तु में क्वालिटी डालते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, उस वस्तु का दाम बढ़ेगा। तो इसीलिए बोला है गुणवत्ता नियंत्रण, यानी गुणवत्ता को इस प्रकार से नियंत्रित रखो गुणवत्ता अच्छा भी हो जाए और जिस वर्ग के लिए सामान बना रहे हो उस वर्ग के लिए सामान रह जाए, ठीक है। उस वर्ग के हिसाब से गुणवत्ता दो। गरीब का सामान गरीब की तरह बनाओ, ऐसा नहीं कि खराब बनाओ। हम खराब बनाने की वकालत नहीं कर रहे हैं और ना ही ये वैज्ञानिक प्रबंध खराब बनाने की वकालत करता है। वो बोलता है कि सामान वैसा बनाओ जिस प्रकार के वस्तु के, जिस प्रकार के वर्ग के लिए उस वस्तु का निर्माण हो रहा है ना बात, उस प्रकार के बनाओ और बेहतर लेके जाओ, तभी जाके आपका मार्केट में जो है प्रोडक्ट बिकेगा और उसकी जो है सेल होगी, क्योंकि वो गुण में भी अच्छा रहेगा, कीमत में भी सही रहेगा, ठीक बात, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, लागत घटाना, ठीक है। हमने बताया ये विशेषता में भी था कि वस्तु की लागत नियंत्रण भी इसका एक काम है। ये नहीं कि वस्तु केवल बढ़ाते जाए बनाते जाए, इसको लागत पे भी ध्यान देना है कि वस्तु का लागत कम से कम हो। यानी एक तरह से देखा जाए इस प्रबंध का मुख्य रूप से अगर एक वर्ड में बोला जाए क्या मतलब है, तो ये बोलता है न्यूनतम प्रयास, ठीक है। ये बोलता है न्यूनतम प्रयास, ठीक है, ये समझ लीजिएगा। वैज्ञानिक प्रबंध क्या बोलता है कि न्यूनतम प्रयास, प्रयास का मतलब एक तरह से समझिए लागत, न्यूनतम लागत, और फिर अधिकतम परिणाम, यानी अधिकतम परिणाम का मतलब बोलिए अधिकतम उत्पादन, ठीक बात। ये जो है इसका एक तरह से एक स्लोगन बन सकता है वैज्ञानिक प्रबंध का। ये कोशिश करता है कि हम न्यूनतम से न्यूनतम खर्च करें, न्यूनतम से न्यूनतम चीज़ें लगाएं और अधिक से अधिक हम क्या करें, जो है निर्माण बना सकें, ठीक है। तो इसलिए लागत नियंत्रण भी इसका एक काम है। वस्तु का कीमत नियंत्रण करना, वस्तु जिस लेवल पे बन रहा है उस लेवल तक उसकी कीमत ले आना, ये नहीं कि वस्तु की कीमत भागते जाए और उसके ऊपर ध्यान ना दिया जाए, ठीक है। तो उसको भी ध्यान देना है, बात समझे, क्लियर है। वरना क्या होगा, अगर लागत नियंत्रण नहीं करेंगे, वस्तु आप बना दिए और उसके बाद बेच रहे हैं तो पता चला लागत इतना ज़्यादा है कि आप बेच रहे हैं तो उतना ही कीमत पे बेच रहे हैं, आपको फ़ायदा नहीं होगा, संसार डूब जाएगा, नुकसान हो जाएगा, डूब जाएगा, ठीक बात। उसके बाद क्या है, सही व्यक्तियों को सही कार्य पर लगाना। ये तो हेनरी फ्यूल ने भी बोला था, ये बात ये भी बोलेंगे, क्योंकि जो ज़रूरी है, बहुत से नियम मैच करते हैं, हमने बोला था ना, बहुत से नियम, बहुत से उद्देश्य, बहुत सी चीज़ें आपस में मैच करते हैं, है ना बात। तो इन्होंने भी बोला कि सही व्यक्ति को सही काम पे लगाओ, ये इनका भी उद्देश्य है, इनका भी आवश्यकता है। वैज्ञानिक प्रबंध का जो है F.W. टेलर ने बोला, उसमें भी ये भी आता है कि हमारा जो व्यक्ति सही है, जो जिस काम के लिए बना है उसको उसी काम पे लगाओ। ये नहीं कि झाड़ू मारने वाले को आप जो है बॉस बना के बैठा दो, है ना बात, ऐसा नहीं है। जो जिस काम के लायक उसको वो काम दो। अब झाड़ू मारने वाले के लिए ज़्यादा पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा उस चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस एक हाथ में कला होना चाहिए, थोड़ा शरीर में मेहनती होना चाहिए, काम दे सकते हैं उसको, है ना बात।
अब उस व्यक्ति को आप ये नहीं बोलेंगे बैठ के तुम फाइल वाइल संभालो और इधर उधर लिखा पढ़ी का काम करो, क्योंकि वो लिखा पढ़ा है नहीं और जो है उस लेवल का वो पढ़ा लिखा नहीं है उस लेवल का व्यक्ति ने, तो कहाँ से वो चीज़ संभाल पाएगा। और कोई बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति को आप इस काम के लिए रख लो तो वो भी उसके अनादर है, उसके पढ़ाई का अनादर है ना बात। जैसे भारत में इतनी बड़ी लेवल की बेरोजगारी के PhD लेवल के लोग जो है चपरासी के फॉर्म भरते हैं, है ना बात। चपरासी काम यही तो है, फाइलों को इधर उधर खाली बोझ ढोने का काम है, सामान इधर उधर लाने का काम, यही सब तो काम है चपरासी का जनरली। तो सोचिए PhD लेवल के लोग कितने पढ़े लिखे हैं और ये काम करने को मजबूर हैं। तो ये क्या है, ये हमारे देश के संसाधन, मानव संसाधन का जो है दुरुपयोग है। ये बात समझे भाई। जो उस लेवल का काम करने वाला व्यक्ति, उसको उस लेवल का काम मिलना चाहिए ना, उस तरीके का काम कराना चाहिए ना। कारण क्या है, हमारे देश में जो है संस्था की बड़ी कमी है, उद्योगों की कमी है, बिजनेस की कमी है, हमारे यहाँ जो है सरकार के जो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन की कमी है। जहाँ पे नौकरी मिल सकता है वो है ही नहीं, तो नौकरी कौन देगा। इसीलिए अब जो है भारत में एक नया क्रांति आया है स्टार्टअप का। लोग जो है खुद ही से बिजनेस बना रहे हैं, खुद ही नए नए बिजनेस कर रहे हैं, नए नए जो है चीज़ों में अपना खुद का एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, किसी दूसरे के चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं। क्योंकि उनको भी पता है कि सरकार के बस की बात ही नहीं, कोई भी सरकार आए, कोई भी सरकार जाए, किसी सरकार की औकात ही नहीं नौकरी देने का, ये फैक्ट है। किसी सरकार की औकात नहीं है। भले ही वादा करके सब आएंगे कि हम बेरोजगारों को ये देंगे, देते हैं सब नौकरी, जितना है उतना नौकरी सब दे रहे हैं जो अपने अपने लेवल पे हैं। आप भाई राजनीति से तो सब प्रेरित है ना बात। तो जो जितना करता है, लेकिन ये बात याद रखिएगा 100% कोई रोजगार नहीं दे सकता। रोजगार अपने से हम लोग को बनाना ही पड़ेगा, नए नए संस्था बनाना ही पड़ेगा, नए नए उद्योग बनाना ही पड़ेगा, हम लोग को खुद बिजनेस करना ही पड़ेगा, तभी जाके हम भी नौकरी पाएंगे और दूसरे वाले को भी जो है काम पे रख पाएंगे। ठीक बात। तो ये बात हमारा हो गया कि सही व्यक्ति को सही कार्य पर लगाना भी इसका उद्देश्य कि जो व्यक्ति जिस लेवल का है उस व्यक्ति को उस लेवल का काम सौंपो, है ना बात। ये नहीं कि जो है किसी को कहीं पे भी लगा दो, वरना किसी को कहीं पे लगाओगे तो उसका वो उस प्रकार से काम नहीं करेगा, संस्था डूबी जाना है। तो ये सारे के सारे जो है इनके उद्देश्य हैं। इन सभी चीज़ों के लिए, इन सभी चीज़ों को समझने के लिए, जानने के लिए हमें जो है इस जो है वैज्ञानिक प्रबंध का हमें ज़रूरत पड़ता है, इसलिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, है ना बात। समझ में आया सबको बढ़िया से, अच्छे तरीके से, एक एक लोग को। तो हम भी बोलेंगे रूल ऑफ थंब अपनाइए, अगर समझ में आ गया तो ठीक है, बता दें सही से सबको समझ में आया अच्छे तरीके से, ठीक है। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं, क्या वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत की बात कर लेते हैं, है ना बात। सिद्धांत बहुत ज़्यादा सिद्धांत नहीं है, हेनरी फील्ड ने 14 दिया था, यहाँ पे देखिए 4 है, कितना आसान है ना बात। इसीलिए शॉर्ट में आता है, लॉन्ग में नहीं आता, ठीक है। और वो लॉन्ग में आता है, जब भी आएगा वो लॉन्ग में आता है। तो इनके कौन कौन से सिद्धांत हैं, पूरा डिट्टो वैसा ही सिद्धांत है। उसमें 14 था, इसमें 4 है। 4 में इन्होंने अपना मेन बात बोल के छोड़ दिया, उससे ज़्यादा इन्होंने जो है पंचायत नहीं किया। क्या क्या सिद्धांत है। सबसे पहला सिद्धांत है विज्ञान ना कि रूढ़िवादिता, ठीक है। ये इसका मतलब भी वही है, ये विज्ञान की बात करता है, ना कि अंगूठा टेक नियम की बात करता है। रूढ़िवादिता का मतलब होता है अंगूठा टेक। रूढ़िवादी लोग क्या होते हैं कि जो है वही सही है। रूढ़िवादी लोगों का सोच क्या होता है, रूढ़िवादी का मतलब समझिएगा, ये जो शब्द है ना, इसका मतलब होता है जो है सही है, ठीक है, जो है सही है। यानी ये परिवर्तन के खिलाफ होते हैं, ये जो है ना, ये परिवर्तन के खिलाफ होते हैं। जैसे हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, हम अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं, हम बोलेंगे कि हम ही बस अकाउंट पढ़ा सकते हैं और किसी को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, हम ही सही हैं। ये रूढ़िवादी सोच है यार। हमसे बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, अवेलेबल हैं, पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने आप को बोलेंगे कि जो है वही सही है, हमसे अच्छा कोई नहीं है, ये सब बेवकूफ़ी वाला बात है। इसीलिए इन्होंने बोला विज्ञान ना कि रूढ़िवादिता, मतलब जो है बस उसी को मान के मत चलो, परिवर्तन को देखो, उसमें अच्छा करने की कोशिश करो, उसमें आगे बढ़ाने की कोशिश। विज्ञान क्या करता है, हमेशा नई नई खोजें करता है। विज्ञान क्या करता है, सिद्धांतों पे काम करता है। विज्ञान जो है उसी को मान नहीं लेता है, बात समझे। उसके पीछे का कारण देखता है, हर चीज़ों को एकदम एनालाइज करता है, विश्लेषण करने के बाद निष्कर्ष तक पहुंचता है। तो यहाँ पर भी यही बात इन्होंने बोला कि विज्ञान है, ये वैज्ञानिक प्रबंध जो है वो पूरी तरह से विज्ञान है, कोई रूढ़िवादी सोच नहीं है, जो जैसा है वो वैसा नहीं मानना है। यहाँ पे हर चीज़ों का पूरी तरह से विश्लेषण करते हैं, समझते हैं, जानते हैं, देखते हैं, उसके बाद जाके हम किसी काम के ऊपर जो है निष्कर्ष लेते हैं, बात समझें। तो यही बात यहाँ पर है, ठीक है। किसी एम्प्लॉय को लगा दे रहे हैं, ये नहीं लगा दे रहे, इसलिए नहीं लगा दे रहे कि वो खाली है तो बस लगा दो काम पे, ठीक है, ये सही है, इसको काम पे दे दो। नहीं, वो उस काम के लिए उपयोगी है कि नहीं, वो उस काम को कर पाएगी कि नहीं, उसकी काबिलियत है कि नहीं, उसका परीक्षण होगा, उसका प्रशिक्षण होगा। अगर परीक्षण में फेल होता है, काम नहीं करने लायक, तो उसका प्रशिक्षण, उसे काम सिखाया जाएगा, फिर जाके काम पे रखा जाएगा। ये नहीं कि बस चलो, बोलते हैं ना, कुछ ना के जगह पे कुछ भी सही, है ना बात। मतलब कुछ नहीं है उसके जगह पे कुछ भी मिल जाए वो सही है, ये गलत चीज़ है। कुछ नहीं है वो ठीक है, लेकिन कुछ भी ला के रखोगे वो ख़राब है। अगर आपको प्यास लगा है, ठीक है, पानी नहीं है, तो चलो हम जो है रसगुल्ला खा लेते हैं, ये कोई बेवकूफ़ी है ना भाई, उससे प्यास और बढ़ जाएगा ना। मीठा खाने से प्यास बढ़ जाता है ना। आपको प्यास लगा है और प्यास में जो है आपको क्या किया जाए, पानी ना पिला करके जो है कुछ खिलाने पिलाने लगे, उससे प्यास मिटेगा। प्यास तो प्यास होता है, पानी के ललक तो पानी का ललक है ना। अब बोलेंगे पानी नहीं मिला तो चलो खा के काम चला लेते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। यही बात है, यही विज्ञान है ना बात, कि जिस चीज़ की आवश्यकता है वही चीज़ दो, ये नहीं कि कुछ भी चला दो। ठीक बात, क्लियर है।
फिर इसके बाद क्या है, मैत्री ना कि मतभेद। मैत्री ना कि मतभेद की बात ये करता है, जाहिर सी बात है, इसने जो है मित्रता को महत्व दिया। हेनरी फ्यूल ने भी महत्व दिया था कि सब लोग एक साथ रहो, आपस में समन्वय बना करो, सामंजस्य रखो, मित्रता रखो, टीम वर्क करो। उन्होंने बहुत तरीके से इस चीज़ को समझाया था। इन्होंने एक बार में समझाया था कि भाई आपस में जो है ना क्या करो, मैत्री रखो। मैत्री रखने से क्या होगा, अपने आप टीम बन जाएगा, दोस्ती हो जाएगा तो भाई टीम बनेगा, काम अच्छे तरीके से करेंगे, आपस में तालमेल बैठा के करेंगे, सर्वश्रेष्ठ तरीके से करेंगे, ठीक है। और अगर मतभेद हुआ तो एक दूसरे का टांग खींचना स्टार्ट करेंगे, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे को खींच के गिराएंगे, ठीक है। बात दो तरीका होता है ना आगे बढ़ने का दो तरीका होता है। एक होता है कि इसको पकड़ के नीचे खींच दो और फिर अपने आगे बढ़ जाओ, या अपने से नीचे ढकेल दो, है ना बात। और दूसरा तरीका क्या होता है, उससे रेस लग के आगे बढ़ जाओ। तो अक्सर क्या होता है, जब भी मतभेद होता है तो आदमी एक दूसरे का दुश्मन बन जाता है ना बात, एक दूसरे का दुश्मन बन जाता है। और जब भी आदमी एक दूसरे का दुश्मन बनेगा तो उससे क्या होगा, संस्था का नुकसान होना ही होना है। आपके संस्था में जो है, मान लें आपके परिवार में, आपके खानदान में, अगर मान लीजिए 10 लोग हैं, 5 लोग अलग, 5 लोग अलग, 5 लोग आपस में भिड़ेंगे तो उस खानदान का कभी तरक्की होगा क्या? नहीं तरक्की होगा, वो खानदान बर्बाद हो जाएगा, है ना बात। वही चीज़ है, संस्था में भी आपस में सब लड़े भिड़ेंगे तो संस्था बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैत्री का भाव होना चाहिए, मित्रता का भाव होना चाहिए, तालमेल का भाव होना चाहिए, है ना बात, तब जाके वो संस्था बढ़ेगा। इस चीज़ पे इन्होंने जोर दिया। फिर इसके बाद इन्होंने बोला सहयोग ना कि व्यक्तिवाद। सहयोग ना कि व्यक्तिवाद एकदम वैसा ही है जिसमें नहीं था सामाजिक हितों के लिए आप जो है व्यक्तिगत हितों का त्याग करना है, वो यही बात है, ठीक है। इन्होंने बोला कि व्यक्तिवाद मत रखो। व्यक्तिवाद का मतलब अपना अपना मत करो, ये मेरा है, हमारा है, हम ही करेंगे, हम ही सबसे बेस्ट है, हमारा ही चीज़ें हैं, हम अपने ही हित के ध्यान रखेंगे, हमारा भला होना चाहिए, बॉस के नज़र में हम आगे आ जाएं, ठीक है। भले एक काम हमको नहीं आता है, सामने हमारे बगल वाला हमसे अच्छा कर सकता है, लेकिन हम खुद के लिए लेंगे, नहीं हमको दीजिए, हम कर देंगे। और अपने कर देंगे तो उसका जो है गुड़ गोबर कर दिए, उसको बर्बाद कर दिए, है ना बात। अगर उसको बर्बाद कर दिया और बगल वाला करता तो अच्छा कर सकता, तो ये क्या है, ये व्यक्तिवाद के कारण हुआ कि आप खुद रहते हैं, आपको अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाना, आपको अपने आप का आगे रहना, बगल वाला जबकि अच्छा कर सकता था। और सहयोग की भावना रहेगा तो बोलेंगे चलो तुम करो, हम तुम्हारा हाथ बटा देंगे, ये हो गया सहयोग की भावना। उससे काम जो है और भी अच्छा आएगा, उसके पास पहले से हुनर था और आपके सहायता से वो काम और भी बेहतर तरीके से कर देगा। तो ये बात होता है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि सहयोग की भाव रखो, आपस में जो है तालमेल बैठा कर रखो, सब लोग एक साथ रखो, टीम वर्क करो, व्यक्तिवाद मत करो। दूसरी बात क्या है, आप लोग जो है समाज के बारे में सोचो, संस्था के हित के बारे में सोचो, अपना व्यक्तिगत हित के बारे में मत सोचो। केवल अपना हित सोचेंगे, अपना फ़ायदा सोचेंगे, संस्था जाए भाड़ में, ये नहीं देखना है, ठीक है। संस्था बढ़ेगा तो हमने बताया था ना कि सब लोग बढ़ेंगे। जैसे हमारा देश आगे बढ़ रहा है तो ये मत सोचिए कि केवल एक जो है, एक जाति, एक धर्म, एक व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, कुछ नहीं। देश आगे बढ़ रहा है, सब आगे बढ़ रहे हैं, सबकी लिविंग स्टाइल बदलेगा, सब कोई आगे बढ़ेगा, है ना बात, समझे आप, समझ रहे हैं। फिर इसके बाद क्या है, नेक्स्ट हमारा जो है प्रत्येक व्यक्ति का उसकी अधिकतम कुशलता एवं सफलता तक विकास। ये तो इसका लक्ष्य है ना बात, इसका सिद्धांत भी है। क्या है, हमने बताया ना कि पूरी तरह से ये किस चीज़ पे आधारित होता है, अधिकतम लेवल तक जाने की लगातार कोशिश पे आधारित है, ठीक है। तो इसके सिद्धांत में है क्या है कि हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति में आप ये मत सोचिएगा कि केवल कर्मचारी नहीं, कर्मचारी, मैनेजर जो भी है उस संस्था में एक एक व्यक्ति है, उस हर एक व्यक्ति को क्या करना है, उसका अधिकतम कुशलता, जितना उसके अंदर ताकत है, जितना वो अच्छा बन सकता है, जितना वो बढ़िया हो सकता है, जितना वो कुशल हो सकता है, उस लेवल तक उसकी कुशलता को पहुंचाने का प्रयत्न करते रहना है, वहाँ तक विकास करते रहना है, उसे उसके अंतिम सफलता तक भी ले जाना, अधिकतम सफलता तक भी ले जाना, जहाँ तक वो सफल हो सकता है। अब कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए आपके संस्था में जो है 3 लेवल का मैनेजर है, लो लेवल मैनेजर, मिडिल लेवल मैनेजर, ठीक है, और फिर क्या है, फिर टॉप लेवल मैनेजर। तो अधिकतम कुशलता कब होगा, जब कोई लो लेवल वाला मैनेजर मिडिल पे जाए, मिडिल से वो टॉप पे जाए, टॉप पे जाएगा तभी ना अधिकतम कुशलता है ना बात, अधिकतम सफलता है, बात समझे। तो हर व्यक्ति को अपने अधिकतम लेवल तक लेके जाना इस पूरे के पूरे वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत का एक सबसे बड़ा जो है उद्देश्य भी बोल सकते हैं, और जो है उसका सिद्धांत भी बोल सकते हैं कि वहाँ तक विकास करना ही करना है। अगर वो व्यक्ति का हम लोग विकास कर देंगे इस सिद्धांत का प्रयोग करके कि भाई सबका अधिकतम लेवल तक ले जाएँ, तो जैसे ही ये विकास हो जाएगा तो क्या होगा, विकास होते ही हमारी संस्था जो है बहुत आगे चला जाएगा, हमारी संस्था का विकास होगा। क्योंकि जैसे संस्था से हर एक व्यक्ति का विकास होता है, उसी तरह हर एक व्यक्ति से संस्था का विकास होता है। जैसे देश के विकास से हर एक नागरिक का विकास, उसी तरह हर एक नागरिक अगर अपना स्वयं का विकास करता है तो देश का विकास होता है, बात समझे। उसी तरह यहाँ पर भी है कि हमारा हर एक व्यक्ति का अगर हम विकास कर देंगे, सभी व्यक्तियों का अपना विकास हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली संस्था का विकास तो होना ही होना है, क्योंकि भाई उन्हीं से संस्था बना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत तक हम लोगों ने जान लिया, सारी चीज़ों को देख लिया। लेकिन अभी एक पीरियड और रहेगा, यानी कल का पीरियड एक और चलेगा, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीकें,
तकनीकों के ज़रिए देखा जाएगा कि कैसे कैसे इस वैज्ञानिक प्रबंध को अंजाम दिया जाता है ना। तकनीकी एक तरह से समझ लीजिए विधियाँ हैं, ठीक है, कि किस किस प्रकार से वैज्ञानिक प्रबंध होता है। उस तरीके से हम लोग जो है पूरी तरह से समझ लेंगे कैसे वैज्ञानिक प्रबंध किया जाता है, और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो बस आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद। और इसके बाद अभी जो है एक और क्लास चलेगा अकाउंट का, उसमें भी मिलते हैं, ठीक है। बाय, जय हिंद।